Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are hard truth about India's labor reform. Second one is should there be limit on freebies? And third one, which is from 12th August. A timely gesture. Transferring more tax devolution to state early in the year is prudent move. 3 टॉपिक है, 2 टॉपिक आज का है, फर्स्ट 2 और लास्ट वाला जो है 12 अगस्त का है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला से. इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई है, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ लेबर रिफॉर्म रिपोर्ट है. ठीक है, वीवी गिरी इंस्टीट्यूट है, वो इसको प्रकाशित किया है. तो इसके बारे में हमको देखना है. जो राइटर है वो बेसिकली ये हमको लगता है कि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल था, सेम टू सेम, और इसमें भी है. तो इसको, ये जो आर्टिकल है उसको हम लोग 3 हेडिंग के अंदर देखेंगे. एक तो उसमें विज़न ऑफ गांधी बताए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है उसको समझने के लिए वो कैसे फिर जोड़ते हैं लेबर का इम्पोर्टेंस, लेबर को क्या हमको सपोर्ट देना होगा, उससे जोड़ते हैं. प्रेजेंट में अभी क्या इशू चल रहा है, हमारा जो इकोनॉमी में है वो क्या इशू है, या लॉ में क्या इशू है ना, लेबर लॉ में जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद जो रिपोर्ट आया है उसको देखेंगे, और क्या रिफॉर्म लाना है हमको, जो अभी फ़िलहाल जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोग अपनाए हुए हैं उसमें कुछ बदलाव लाना है. तो ये 4 पैरामीटर के अंदर हम लोग देखेंगे. पहला, विजन ऑफ गांधी सिंपल है कि गांधी कैसा देश चाहते थे हमारा. ठीक है ना, तो एक चाहते थे कि भाई फ्रेगमेंट ना हो, देश हमारा डिवाइड ना हो, है ना, रिलीजन और कम्युनल ग्राउंड पे ना डिवाइड हो. उसके बाद वो चाहते थे कि सारे आदमी, है ना, रिच हो या पुअर हो, वो डिग्निफाइड लाइफ जिए. हाँ, ठीक है ना, डिग्निफाइड लाइफ. और तीसरा है कि सारे आदमी को पूर्ण स्वराज मिले. पूर्ण स्वराज यहाँ पे बात हो रहा है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फ्रीडम के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो ये गांधी का विज़न है. और यहीं से डिग्निटी वाला बात जो है उसको, और फिर आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और जो सोशल और इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है वो ज़रूरी है लेबर के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे. ठीक है ना, पुअर और लेबर के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं. तो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ये वाले पे. तो क्या क्या इशू है, तो एक तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच आर बीइंग कर्ब्ड इन इंडिया. इस पे तो बात आपको पता ही है, रोज़ न्यूज़ में आ रहा है. सोशल इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है, चाहे वो कास्ट पे बात करो, चाहे जेंडर के बात पे करो, या रूरल अर्बन का बात करो, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी है. उसके बाद जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इनइक्वालिटी वाला गैप. एक एग्जाम्पल है इसमें जो राइटर बता रहे थे कि अगर पहले 1% GDP का ग्रोथ होता था तो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट मिलता था. ये 80 से 90 वाले का बात है. फिर बाद में ये 1 लाख हो गया 90 से 2000 के बीच में, 1% अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो. और 2000 से 2010 के बीच में ये 50,000 से भी कम का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. मतलब जो हम लोग एक इशू पढ़े थे, इस पर भी हम लोग बना चुके हैं. ये जून में 27 से 28 जून का एक आर्टिकल था, उसमें ये वहीं से डाटा ये भी लिए. तो उसमें था कि भाई जॉबलेस ग्रोथ वाला जो बात कर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा लेकिन ग्रोथ हो रहा है, वो इस चीज़ इसमें से दिख रहा है. उसके कारण जो है, जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है. वाइडनिंग गैप जो है उसका एक कारण हो सकता है. अगला वाइडनिंग में एक और बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम में देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ बिलियनियर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, और उसी टाइम में मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियन जो इंडियन है वो अपना जॉब लूज़ कर देता है. तो ये वाइडनिंग गैप के बारे में 2 पॉइंट हम लोग इसमें देख लिए. चौथा पॉइंट है, प्रॉब्लम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का ही नहीं है, हमारा पुअर क्वालिटी जो एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है उसमें भी पुअर क्वालिटी का है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. तो उसको भी वो इशू हमारे यहाँ पे है अभी प्रेजेंट. जैसे पुअर क्वालिटी का अगर हम बात बोले तो उसका मतलब हुआ इनसफिशिएंट और अनसर्टेन इनकम होना और पुअर वर्किंग कंडीशन होना. ठीक है, 5वां है कि हम लोग जो थ्योरी यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सही करेंगे, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर हम लोग बाकी का लाइवलीहुड हम लोग सही कर लेंगे. लेकिन ये थ्योरी ही गलत है एक तरह से. ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जो इनकम ट्रांसफ़र होगा वो सही तरीक़ा से होगा, कि गुड लाइवलीहुड मिले, ये एश्योर नहीं कराता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इशू वाला जो बात है हम लोग इसको देख लिए 5 इशू. इसमें एक और भी बात हम लोग कर सकते हैं कि GDP वाला जो बात कर रहे हैं थ्योरी में, जो हम लोग GDP हमेशा GDP बढ़ाने का बात करते हैं जी. ठीक है, तो GDP आपको पता है कि GDP एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन वेलबींग के लिए या सोशल वेलबींग के लिए नहीं होता है. ठीक है ना, और जो नीचे तबके को कितना मिल रहा है उसका भी इंडिकेटर नहीं है. ठीक है, तो ये भी एक जो थ्योरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है. तो ये दो चीज़ बताएं.
इसके बाद अभी जो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ लेबर रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द स्टेट, ठीक है ना, ये रिपोर्ट का नाम है और ये पब्लिश किया है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, और इसका टाइम फ्रेम जो है 2004 से लेकर 2019 के बीच का लिया गया है। और ये 6 स्टेट को फोकस किया है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, झारखंड है और यूपी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, वही कि लेबर जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा मतलब लेबर लॉ है बहुत अलग अलग वास्ट में बना हुआ है। आपको पहले भी पता होगा 29 लेबर लॉ था, जो कि बाद में ये आपको 4 लेवल में हम लोग इसको कोडिफाई कर दिया गया। कोड ऑन वेज पे ये 4 पे हुआ है, ये 29 जैसे मतलब आप यहाँ देखोगे कि 5 को मिलाकर ये कोड ऑन वेज बनाया गया है। इसी वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वाला कोई भी एम्प्लॉइज़ को अपना एक बेस वेज तैयार करेगी गवर्नमेंट, उससे नीचे नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ लॉ बना, उसमें बेसिकली इस पर हम लोग का टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये सारा कोडिफाई करके 4 में बदल दिया गया। अगला इसमें इस रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो रिपोर्ट जो है कि मेजर इशू रेज करती है कि जैसे कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो इसके तहत में बोला जा रहा है कि जो मेजर आपका जो कंपनी होती है कि 300 से ज़्यादा अगर आप देते हो 300 से ज़्यादा, तो उसको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग आगे देखेंगे कि उसको एक मिनिमम जो सोशल सिक्योरिटी है वो देना पड़ेगा, तभी आप 300 से ज़्यादा आदमी को आप रख सकते हो अपने कंपनी में। अगर 300 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको वो सारा चीज़ देना पड़ेगा। तो अभी इसका मांग कर रहा है कि नहीं, अब 300 नहीं, इसको बढ़ाइए आप, मतलब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो बोल रहे हैं 400 या 500 समथिंग बढ़ाइए, 400 भी कर दें तो हमको वो जो क्राइटेरिया वो हमको फुलफ़िल नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से वो ये मांग है उन लोग का, ठीक है। तो ये जो है इसी पे बात कर रही है, फोकस करेगी। उसके बाद एक और बात कर रहा है लॉ, जो लेबर लॉ आर ओनली, हाँ सिर्फ लेबर लॉ पे ही अगर हम चेंज कर दें, इससे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे यहाँ आ जाएगा। लेबर लॉ के अलावा भी बहुत सारा इशू होता है आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, ठीक है ना। सिर्फ लेबर लॉ सही किए और आपके यहाँ बिजनेसमैन आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि और भी अदर फैक्टर है कि जिस पे आपका जो मार्केट एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि हम यहाँ जाएं या नहीं जाएं, या पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, ठीक है। जैसे इसमें अदर आप पढ़े होगे इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला में, तो इसी में इसमें है कि कैपिटल है कि नहीं, मशीनरी, मटेरियल, लैंड, ये सारे भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये है, इसी में ये बात कर रहा है कि जब ये देखोगे कि भाई और भी अदर फैक्टर है, इसका मतलब ये वर्थवाइल है कि पहले एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उसके बाद ये सोचिए कि हमको फायर करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी देना चाहिए, ठीक है। आपका अगला जो बात हो रही है, रिफॉर्म ऑफ लेबर लॉ हैज़ हैड लिटिल इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्जर इंटरप्राइजेस। जो बड़ा जो कंपनी मांग कर रही है, जो रो रही है कि हमको 300 से ज़्यादा बढ़ाइए, तो लेबर लॉ में अगर हम लोग कुछ बदलाव भी करेंगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है उसके एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि ऐसा नहीं कि लेबर अगर हम उसको कम कर दे रहे हैं तो वो 300 की जगह पे मान लो कि 500 रख रहा है तो वो 1000 रखने लगेगा, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीमेंट वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, खास कर बड़ा जो कंपनी है उसमें, ठीक है। और एक और उसमें देख रहा है कि अगर लेबर रिफॉर्म अगर हम करते भी हैं तो वो जल्दी नहीं दिखेगा, इसमें टाइम लगता है, इसका इम्पैक्ट जो इफेक्ट जो देखने में हमको टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा, है ना, दे विल टेक टाइम, ठीक है। इसके बाद अगला है कि जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें जो फॉर्मल इंटरप्राइजेज जो फॉर्मल समझो कि फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है एक तरह से इनफॉर्मल हो चुका है। फॉर्मल जो है वो एक तरह से आपका मोर इनफॉर्मल हो चुका है, ठीक है। और रिपोर्ट ही फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन इसमें देता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि उसमें पेड लीव होगा, ठीक है ना, रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होगा और सोशल सिक्योरिटी होगा। इसके अलावा अलॉन्ग विद दिस राइट टू हर्ड, उसको सुनने का उसका बात भी सुना जाए, और डिग्निटी एट वर्क, ठीक है ना, ये भी उसमें इंक्लूड होगा। तो एक तरह से रिपोर्ट डिफाइन करता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन में जो पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये हो रहा है कि इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड, जैसे 300 से जो बोल रहा है ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं तो एक तरह से जो 300 से अगर बढ़ा रहे हैं तो जो छोटा जो कंपनी है, जो मान लो 400 कर दिया गवर्नमेंट, 400 कर दिया, तो इससे जो छोटा वाला जो कंपनी होगा उसमें जो वर्कर होंगे उसका एक तरह से राइट का हनन हो जाएगा, है ना, राइट, क्योंकि उसमें आपको ये सब चीज़ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी मान लो 300 से कम वाला है,
तो ये वाला फॉलो कर रहा है, 300 तक रहेगा। अगर किसी में कंपनी में 300 तक अगर है, 300 से ज़्यादा लेने जा रहे हो तो ये सारा चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 400 हो जाएगा तो अब उसके नीचे जितने भी मतलब उससे कम वाले जो कंपनी होंगे उसमें ये सारा चीज़ नहीं देगा वो, जो सोशल सिक्योरिटी है। तो इस तरह से उसका राइट का हनन हो जाएगा। यही बात इसमें हो रही है। अगला इसमें कि रिपोर्ट जो है दो तीन आंसर नहीं दे पाया है कि जैसे जो रिफॉर्म है क्या वर्कर को बेनिफिट किया है, रिफॉर्म जो है जो वर्कर है उसको बेनिफिट किया है क्या, इस पर आंसर वो नहीं दिया है। ठीक है। अगला इसमें जो बात हो रही है कि रिपोर्ट जो बनाया गया है इसमें जो एम्प्लॉइज़ है, जो बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं उसके बारे में बात किया गया, उससे बात किया गया है, उसका व्यू लिया गया है। लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मतलब जो दूसरे साइड में जो वर्कर हैं उस या वर्कर का यूनियन का बात नहीं सुना गया। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बात इसका आंसर कि भाई आप उसको क्यों नहीं सुने, एक ही साइड क्यों देखें, ये एक चीज़ इसमें पता चल रहा है। और तीसरा ये है कि नो डाउट जो एम्प्लॉइज से जब पूछा जा रहा है इस रिपोर्ट में, तो वो बोल रहा है कि हाँ बेनिफिशियरी हुआ है, जो रिफॉर्म हुआ है ना, बाकी सब स्टेट जो किया है उसमें बेनिफिट हुआ है। लेकिन वो बेनिफिट किसको हुआ है इसका जवाब ये रिपोर्ट नहीं देता। आपको एक चीज़ और बता देते हैं अभी कि जो आपका लेबर है ना वो कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, आपको पता होगा जो सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो तीन आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आता है। तो ये जो है इस पे लेबर जो है, लेबर लॉ वाला जो है ये इसमें आ जाता है और इस पे दोनों ही लॉ बना सकता है, यूनियन भी स्टेट भी बना सकता है। ठीक है। तो इसी में स्टेट अपना लॉ बनाया था, जहाँ जहाँ उसी के बारे में बात हो रहा है कि जो स्टेट लॉ अपना बनाया था उसी का रिपोर्ट है ये दिया गया है कि क्या वो उस लॉ से कुछ फ़ायदा वगैरह हुआ है। ठीक है ना। तो अभी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये रिपोर्ट इसके बारे में ये बात कर रही है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ हमारा बच रहा है जो लास्ट है कि फंडामेंटल रिफॉर्म के बारे में, कि जो रिपोर्ट जो राइटर इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या और इसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो बोल रहे हैं कि हमको जीडीपी का अल्टरनेटिव ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। एक अच्छा मेजरमेंट के लिए एक अच्छा हम पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऑफ जीडीपी। दूसरा है आपका कि जो लेबर पॉलिसी है, लेबर पॉलिसी जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से हटाकर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइवलीहुड जनरेट करने पे हमको ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अच्छा लाइवलीहुड जनरेट करें, उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए। उसके बाद जो अदर पॉलिसी बने उसको फुलफिल करने के हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है ना। फंडामेंटल रिफॉर्म इज़ रिक्वायर्ड इन द वे पॉलिसी आर मेड। ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, नीड टू लिसन द एम्प्लॉइज़ वेदर इन देयर इंटरप्राइजेज और इन द प्रोसेस ऑफ शेपिंग पॉलिसीज़, या तो जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पे, या जब उसके लिए पॉलिसी बन रहा है तो उसका बात भी हर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में नहीं देखने को मिला। ठीक है। तो ये हमारा पहला है, इसको एक बार देख लीजिएगा या तो फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, बाकी सारा चीज़ बताया गया इसमें। ठीक है। अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये फ्री वीज़ के बारे में है। तो फ्री वीज़ में हम लोग देखिए 2 दिन आ चुका है, 2 दिन हम लोग, एक तो 3 अगस्त को और एक 5 अगस्त का वीडियो है, और उसमें आपको वो PDF भी मिल जाएगा। तो ये आप उसको देख लीजिए। वो ये जो दोनों एंगल है थोड़ा अलग है, और आज का थोड़ा उससे भी अलग एंगल है, तो इसीलिए लेना इसको पड़ गया। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि गवर्नमेंट का जो पर्स है उसमें एक रेवेन्यू आता है और वहाँ से रेवेन्यू जाता है। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ये बोला ये जो फ्री वीज़ का जो बात है, ये बेसिकली आप सुने होंगे न्यूज़, जो अपने PM जो एक बयान दिए थे, 2-3 बयान में दे दिए थे ये, जब आपका एक्सप्रेस वे गए थे, बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे इनॉग्रेशन के टाइम में, उससे भी पहले दिए हुए हैं, और आजकल तो न्यूज़ डेली में आ रहा है, डिबेट में भी आ रहा है। ठीक है। तो और क्यों ये राइज़ हुआ, तो इसका राइज़ वही हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप वेलफेयर और फिजिकल कंसर्न दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम वेलफेयर के नाम पे हम लोग फिजिकल जो हमारा स्टेट का जो फिजिकल कंडीशन है उसको ख़राब कर दिया जाए। ठीक है। तो इसी पे ये डिबेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन मतलब रेवेन्यू आया, कितना आया और कितना गया, कितना मेरे पास आया, अगर हम इससे ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो हमारा डेफिसिट में आ जाएगा, यही बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछ के ये जो आर्टिकल है बताया गया है, तो ये बोला कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ये भी तो पूछ सकता था कि आप बैलेंस बनाइए कि जो आप SOP देते हैं जो प्रिविलेज क्लास को, और उसमें और फिजिकल कंसर्न में। ठीक है। जो आजकल न्यूज़ में मतलब अपोजिशन पार्टी का ये कहना है, तो यही वाला बात यहाँ पे आया है। खैर हमको उस पर नहीं जाना है, हमको ये बात करना है कि फिजिकल जो क्राइसिस कब आता है। तो फिजिकल क्राइसिस आप यहाँ देख रहे हो, यही फिजिकल क्राइसिस है। ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारा रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो इंडिया का क्या स्थिति है।
तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो पॉइंट इसके बाद वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली आप अपने कॉपी में लिख सकते हो या इसका आप फोटो निकाल के रख सकते हो, लिख, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। एक तो बताया कि भाई रेवेन्यू है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बात जो बोल रहा है कि फिजिकल क्राइसिस जो है सिर्फ वेलफेयर जो स्कीम के कारण नहीं हो रहा है, वेलफेयर का, ठीक है ना। फिजिकल क्राइसिस जो आपका फिजिकल क्राइसिस जो आप अभी देख रहे हो वो सिर्फ वेलफेयर के स्कीम के कारण नहीं है, उसका अदर कारण है। तो अदर कारण आप रेवेन्यू कम ला रहे हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो रेवेन्यू कम होने का क्या है, तो देख यहाँ पे बताया गया डेटा है कि 6% ही इनकम टैक्स देने वाले आदमी हैं, ठीक है ना, 6% ही है ये। इसके बाद आपका जो टैक्स एग्जेम्पशन जो है, जैसे कि आपको 5 लाख के बाद ही टैक्स दिया जाएगा, पहले 2.5 लाख था, फिर 3 लाख था, फिर 4 लाख था, ऐसा होता है ना कि 2.5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो सब किसी को टैक्स नहीं लगेगा। अब वो धीरे बढ़ाकर हम कर दिए 4 लाख या 3 लाख, तो ये जो है टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वही है। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जो आप यहाँ पे वेल्थ टैक्स नहीं है, स्टेट टैक्स नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, तो आप ये सब चीज़ को आप ला तो सकते हो ना, उससे रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा। जैसे 6% ही दे रहा है तो ये बेस को बढ़ाइए, ये बेस बढ़ेगा। अब ये मतलब टैक्स बढ़ाने का नहीं बोल रहा है, आप जो स्लैब जो है, एक तो अच्छा से दो चीज़ देखिए यहाँ पे, दो चीज़ समझने वाली बात है। एक तो ये जो स्लैब देख रहे हैं ना कि आप टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वही बढ़ा दे रहे हो, और दूसरा 6% दे रहा है, तो इससे आपको तो बहुत कम हो जाएगा ना, पैसा ही कम आ रहा है, ठीक है। वेल्थ वाले में एक इसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका 1000 आदमी के पास 900 समथिंग था, उसके पास आपका 1/4 ऑफ जो कंट्री का वेल्थ है उसके पास है। तो इस पर अगर हम वेल्थ टैक्स अगर हम 4% वन टाइम लगा देते हैं तो मेरे को 1% ऑफ GDP का फ़ायदा होगा, 1% GDP का एक टाइम में लगा लीजिए। अभी क्राइसिस के टाइम है, अभी आपका कोविड का है, क्योंकि कोविड में तो वो लोग को तो जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनको तो फ़ायदा ही हुआ है, आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ठीक है। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक टाइम लगा के आप कर सकते हो, या इसका एक आइडिया जनरेट कीजिए कि इसको इस पे टैक्स कैसे लिया जाए, ठीक है। रेवेन्यू को स्ट्रेंथ करने का बात बेसिकली कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के बहुत लो है इंडिया में, सिर्फ 2% है GDP का, जबकि डेवलपिंग नेशन में ये 0.6% है, और OECD जो कंट्री है उसको 2% ये प्रॉपर्टी टैक्स चलाता है। तो इसमें भी आप बढ़ोतरी कर सकते हो GDP का, मतलब सही से कलेक्ट नहीं कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल, नो डाउट आए दिन में सेंट्रल के पास ये नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, वहीं पे जो है आपका स्टेट के पास घट गया है, ठीक है ना। और एक और भी आप न्यूज़ में सुने होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटाया गया। तो ये सारा लेकर आपका रेवेन्यू वाले को आप कम कर दिए। रेवेन्यू कम आ रहा है तो खर्चा कैसे होगा। यहाँ पे एक डेटा और भी दिया गया है, RBI का डेटा ये बताता है कि जो यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो एक्सपेंडिचर वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो वेलफेयर का, एक्सपेंडिचर में ही वेलफेयर आएगा, जो एक्सपेंडिचर है इसी में वेलफेयर भी आएगा ना। तो वेलफेयर का जो बात हो रही है इसमें देखने को दो पॉइंट है कि RBI का एक रिपोर्ट था जिसके तहत में देखा गया कि स्टेट जो है वो वेलफेयर पे जो खर्च है वो कम कर दिया है, ठीक है। एक तो ये देखने को मिल रहा है, तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि ये ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है ना। ये 15-16 के हिसाब से ये कम कर रहा है। अब कम करने का कारण इसमें ये बताया गया है, जो राइटर इसमें बता रही हैं लोग, कि 2015-16 में एक रिपोर्ट आई थी RBI का, और वो बोला था कि आपका जो इफ़िशियंसी है, एक्सपेंडिचर का जो इफ़िशियंसी है वो ख़राब है। तो एक्सपेंडिचर जो है उसका इफ़िशियंसी ख़राब है, तो सबसे आसान तरीका स्टेट को लगा कि भाई हम वेलफेयर पे जो खर्चा कर रहे हैं वो कम कर देते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि ये देखने को मिला कि स्टेट जो वेलफेयर पे खर्चा कम करने लगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। और एक पॉइंट और है कि वेलफेयर के बारे में ही बात, और दूसरा पॉइंट ये है कि वेलफेयर में आप देखोगे तो इंडिया जो है 4.7% ऑफ GDP ही खर्च करता है, ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ देखोगे सब सहारा रीजन में ये 7% खर्च करता है, बहुत ही ज़्यादा है। सब सहारा अफ्रीकन का बात कर रहे हैं हम लोग, अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीकन जो रीजन है उसका बात कर रहे हैं। तो कहाँ आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, इनका कहना है कि कहाँ ज़्यादा कर रहे हो, ये बात समझ में आ गया। इसमें फिर वेलफेयर वाला बात आ गया। इसमें और जो एक्सपेंडिचर है, आप एक्सपेंडिचर और दूसरे जगह गलत कर रहे हो। हम ये बताए थे फिजिकल जो क्राइसिस है सिर्फ वेलफेयर एक्सपेंडिचर के कारण नहीं है, और भी रीजन है। तो और रीजन क्या देख लिए कि रेवेन्यू हमारा कम आ रहा है, और एक्सपेंडिचर वाला में हम लोग रीजन ये देखेंगे कि आप लोन वेव करते हो, वो भी एक्सपेंडिचर में ही आएगा। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट का वो आपका ऐसे ही पैसा जा रहा है। दूसरा वैनिटी प्रोजेक्ट, जैसे बुलेट ट्रेन भी जो अभी यूटिलाइजेशन नहीं है उसका आप लाना चाह रहे हो। और एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि इम्प्लिसिट सब्सिडी का बात किया गया। इम्प्लिसिट सब्सिडी ऐसा सब्सिडी होता है जो कि आप
बजट में नहीं रहता है, आप गुड्स एंड सर्विस देते हो बिलो द प्राइस, जिसका दाम मान लो कि 100 रुपये में हम कुछ देने वाले थे, इसको हम 2 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इम्प्लिसिट सब्सिडरी है। आप एग्जांपल इसका देख सकते हो कि जो एमपीज़ वगैरह को जो मिलता है कि 1 रुपये का कूपन या इस टाइप से जो मिलता है, तो इम्प्लिसिट सब्सिडी वाला ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस पे एक रिपोर्ट के एक स्टडी के मुताबिक 8% का लॉस होता है इंडिया को, 8% ऑफ जीडीपी का लॉस होता है इम्प्लिसिट सब्सिडी के तौर पे, ठीक है। तो ये आपका देख लिए, रेवेन्यू देख लिए, एक्सपेंडिचर देख लिए कि कहाँ इशू है, ना कि वेलफेयर वाला हम लोग देख लिए कि वेलफेयर में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है। आप देखें कि स्टेट तो कम ही करने लगा है और हम कितना परसेंटेज कर रहे हैं तो बाकी से भी बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या चाहिए भाई, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं अभी के हिसाब से। तो इसमें बात हो रही है कि एक तो बता रहा है कि हम लोग का जो अच्छा एक चीज़ और इसमें बात किया गया है कि भाई जो फ्री वीज़ और वेलफेयर में क्या अंतर है, ठीक है ना। फ्री वीज़ और वेलफेयर में क्या अंतर है, यहाँ शुरुआत में था ना। तो इसमें ये बताया था कि फ्री वीज़ वेलफेयर का मतलब हुआ कि जो आप पैसा लगा रहे हो ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में जाके इसका प्रोडक्शन पे, ठीक है ना, एंड प्रोडक्टिविटी इसको सुधारेगा। अगर नहीं सुधारता है तो फ्री वीज़ हो जाएगा, है ना। हम ऐसा पैसा दे रहे हैं जिससे कि मान लो कि हम एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो फ्री वीज़ नहीं आएगा, वो वेलफेयर है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मान लो खाना दे रहे हैं, तो वो फ्री वीज़ में आएगा क्या? क्योंकि अगर हम उसको नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो वो अगर खाना नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग देते हैं। तो जो खाना दे रहे हैं तो वो फ्री वीज़ में नहीं आएगा, वेलफेयर में आएगा, इन अकॉर्डिंग टू राइटर। और ऐसे भी आपको ये बात समझ में रखिए, याद रखिएगा, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अगर लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है तो वो जो खर्च है सरकार का वो वेलफेयर में आएगा, ना कि फ्री वीज़ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो हमको अपना जो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये कौन सा मतलब लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा कोई भी पॉलिसी का, पहला। और दूसरा उसी में कि ये हम जो दे रहे हैं वो किसको देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो एक एग्जांपल ही के तौर पे ले लो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी देना है तो सभी को दे दे क्या। अब फार्मर को अगर हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम दाम में तो उसका प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। और मान लो एक हाउस होल्ड है जो शहर में रहता है तो क्या उसको भी देंगे? ब्लैंकेट मतलब पॉलिसी नहीं सक्सेस करेगा इसमें, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें बोल रहा है कि भाई वेलफेयर स्कीम तो चाहिए लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि हम कितना एक्सटेंड तक हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि हम लोग जो सोशल सेक्टर पे जो ट्रैक रख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग को ये भी देखना होगा कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफ़िशियंसी है, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला, तो उसका इफ़िशियंसी पे भी बात होना चाहिए। फ्री बीज पे बात कर रहे हो ना, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफ़िशियंसी, आप जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उस सही कर रही है या गलत कर रही है, वो भी उस पर बात होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपका ये बात हो रही है कि फिजिकल क्राइसिस का जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये कोई एक साल का नहीं है। हम अगर एक साल में कुछ डिफिसिट हो गया उससे फिजिकल क्राइसिस नहीं आने वाला है। ये पब्लिक डेब्ट जो है रेगुलर एक्यूमुलेशन थ्रू आउट द पीरियड जो होता है उसके कारण होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आएगा कि क्या हम मतलब इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को एक मतलब हम लोग को इनफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रेवेन्यू वाला पे भी काम करना होगा और वहाँ कोशिश करना होगा कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। और अगला है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड दोनों को ही हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। अभी ऊपर दिखा दिए दोनों में इशू है और एक तरह से गुड टैक्स फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक था, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझाने हैं, कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा इसको। अगला है ये 12 तारीख का जो था उसमें हम लोग देख रहे हैं, 12 अगस्त का है ये। तो ये टाइमली अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ था इसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना 2 इंस्टॉलमेंट एक ही साथ दे दिया है 10 अगस्त को, ठीक है। तो इसी पे न्यूज़ बहुत सारा आया। तो इसमें इसको अगर स्टार्ट देखोगे तो नीति आयोग का जो बैठक हुआ था गवर्निंग काउंसिल का 7 अगस्त को, इसी में जो जितने भी जो सीएम थे वो बात कर रहे थे कि भाई हमारा और शेयर बढ़ाइए डिविजिबल पूल में। अभी हम लोग बात करेंगे डिविजिबल पूल क्या है, उसमें शेयर बढ़ाइए। कारण ये भी था कि अभी जीएसटी का जो कंपनसेशन जो 5 साल के लिए सेंट्रल दे रही थी अब एक्सपायर होने वाला है। 2017 से दे रही थी, अब 5 साल हो चुका है तो ये एक्सपायर हो गया है। तो अब इसको चाहिए कि और हायर शेयर मांग रहा है, ठीक है। स्टेट का मांग था, कुछ स्टेट का।
तो उसी के पर्सपेक्टिव में, उसी के पीछे देखने को मिला कि 10 अगस्त को जो 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया एक ही साल में, एक ही बार में 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, और इंस्टॉलमेंट में 58,000 के आसपास में इसको मिला इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो एक मंथ का 58, तो 2 महीना का 1.16 लाख करोड़ का ये अभी पैसा सेंट्रल जो है स्टेट को दिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूपी को मिला और उसके बाद बिहार को मिला। ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं। तो ये जो डिवोल्यूशन हुआ है, ये देखने को मिल रहा है कि जो एस्टिमेट था उसका 39%, जैसे कि इस बजट ईयर में जितना पैसा देने का सोचा था उसका 39% हम लोग अभी तक दे चुका है स्टेट को सेंटर। यहाँ पे एक डेटा है, पिछले साल भी 2021-22 में भी देखने को मिला कि बजट में एस्टिमेट था 7.4 लाख करोड़ का डिवोल्यूशन होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट दी 8.1, यहाँ पे 2.8% का बढ़ोतरी हुआ। उसी तरह से आप देखोगे कि आज इस साल का ये वाला पॉइंट है इसमें कि ये माना जा रहा है कि हम लोग 9.3 लाख करोड़ हम लोग इस बार देंगे लाइकली टू। ठीक है ना, और एस्टिमेट कितना था 8.2 लाख का। ठीक है ना, 1.1 लाख का बढ़ोतरी होने का संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से के बाद अब आगे आइए। तो ये जो डिवोल्यूशन किया, ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि जो स्टेट का जो कैपेसिटी का जो कैपिटल और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा नहीं मिल पा रहा है उसको इंश्योर करे कि वो डेवलपमेंट वाला वर्क ना रोके। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो स्टेट का कैश फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, वो अपना जो प्लानिंग कर रहा था है ना कैपिटल आउटलेट के लिए, वो इफेक्टिव प्लानिंग उसका होगा। ये स्टेट का बात कर रहे हैं। और उसको जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का यहाँ पे आप मान सकते हो कि जो पेंशन वाला जो बात हुआ वो सब चीज़ जो हुआ। अगला जो पॉइंट आपका इसमें आता है कि ये तो यहाँ का हो गया कि डिवोल्यूशन एंड डिविजिबल पूल के बारे में हमको समझना है। तो टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब अगर आप देखोगे, टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो एक तरह से सेंटर जो है अपना ट्रांसफ़र ऑफ असिस्टेंस बाय सेंटर टू स्टेट बेस्ड ऑन नीड, इक्विटी एंड इफिशियंसी, यही हुआ डिवोल्यूशन का मतलब। और इस डिवोल्यूशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है फाइनेंस कमीशन का, जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत है, और यही रिकमेंड करता है कि कैसे जो रिसोर्स ट्रांसफ़र होगा सेंटर से स्टेट को। ठीक है, और इस बार जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो जो है 41% का डिवोल्यूशन किया है। और ये जो पैसा जो ट्रांसफ़र होता है 14 इंस्टॉलमेंट में होता है, और 14 इंस्टॉलमेंट कैसे, तो 11 इंस्टॉलमेंट हर एक महीना, और 3 जो इंस्टॉलमेंट होता है वो मार्च में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बात जो है इसमें कि ये जो डिवोल्यूशन होता है वो आर्टिकल 270 के आधार पे ही होता है कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन 10th फाइनेंस कमीशन के बारे में, वहाँ पे एक मेजर बदलाव आता है। ठीक है ना, तो अभी उसको हम लोग लेते नहीं हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 80 है शायद। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत इससे पहले जो पैसा ट्रांसफ़र होता था उसमें 270 एंड 272 ये 2 आर्टिकल यूटिलाइज होता था, लेकिन 10th फाइनेंस कमीशन ये वाला आर्टिकल को हटा दिया, सिर्फ यही रखा। ठीक है, खैर ये यूज़ है का है नहीं, आपको अगर ध्यान रहे तो रहे, नहीं तो फिर कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे जो नए जो बच्चे होंगे उसको एक प्रॉब्लम आता होगा कि जो डिवोल्यूशन होता है उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। तो सिंपल है कि सेंटर अभी जो दिया है 1.16 लाख करोड़ दिया, तो ये सारे स्टेट में बंटने वाला है, लेकिन यहाँ से पैसा जो यहाँ आया ये हुआ वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब सेंटर अब स्टेट में बांटेगा। अब यूपी को कुछ मिला 20,000 के आसपास, इसको 11 के आसपास। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, तो इसको ये जो डिसाइड हुआ ना कि इसको कम, इसको 20 और इसको 11, ये कारण ये जो डिवीज़न हुआ ये आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, और ये किस आधार पे होता है, तो 15th फाइनेंस कमीशन ये क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, इनकम, डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन 2011 का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 2015 में 1971 का पॉपुलेशन को नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसी में फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको याद रखना है आपको। इसके बाद आपका फॉरेस्ट कवर को हटा दिया है ना। उसके अलावा मतलब उसके जगह पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करके ले आया है, उसको 10% वेटेज मिला है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट के लिए भी आपको एक नया आया है ये। तो ये आप क्राइटेरिया नया जो 15th फाइनेंस कमीशन जो डाला है वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए डाला है। दूसरा बात ये हुआ कि भाई डिविजिबल पूल का जो बात हुआ कि भाई जो पैसा आता है सेंटर के पास, सारा पैसा में क्या इसको 41% मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ होगा, जैसे मान लो कि सारा, जैसे एक तरह से आप इन जनरल आप मान सकते हो कि सारा जितना भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आता है सेंटर के पास में, उसमें से
सरचार्ज और सेस छोड़ के बाकी में वो डिवाइड होता है। और भी कुछ है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए सरचार्ज और सेस नहीं रहता है इसमें, बाकी सब में ये डिवाइड होता है। ठीक है, डिविजिबल पूल का मतलब यही हुआ। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था और इसको समझ ये छूट भी गया था 12 अगस्त का, तो इसको ले लिए। एक और आर्टिकल है 12 अगस्त का, तो कभी कम आर्टिकल अगर 2 ही बनता है तो तीसरा हम वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप कोशिश करो कि आप इसको एक बार सुन लो वीडियो और उसके बाद ये जो PDF है उसको एक बार गो थ्रू हो लो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप पर डे उसी दिन देख लें, क्योंकि अगर पाइल अप हो जाएगा तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।